नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से 10th क्लास अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो उससे पहले फर्स्ट अध्याय में हमने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से राष्ट्रवाद के फैलाव के लिए वहां पे नए प्रतीक, नए चिन्ह और गीत तथा नए प्रकार के संपर्क स्थापित किए गए तथा जो स्थलीय सीमाएं थी उनको बदला गया, साथ में आर्थिक एकीकरण क्षेत्रों का किया गया। तो इस प्रकार ये एक नई राष्ट्रीय पहचान धीरे धीरे बनी। तो आज हम पाठ संख्या 2 में देखेंगे कि राष्ट्रवाद की जो चेतना है वो हमारे देश में किस प्रकार विकसित हुई। तो भारत में दूसरे राष्ट्रों की तरह ही जो राष्ट्रवाद की भावना है वो उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ी हुई। यानी राष्ट्रवाद का मतलब उपनिवेशवाद का विरोध था। उपनिवेशवाद यानी किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से कब्जा कर लेना। तो अंग्रेजों का भारत पर कब्जा था, तो अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए ही राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था। तो औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ जो संघर्ष था उनकी वजह से उस संघर्ष के लिए सभी लोग एक होने लगे थे, यानी आपसी एकता के महत्व को समझने लगे थे। और जो उत्पीड़न और दमन लोगों का हो रहा था उस वजह से लोग एक दूसरे के साथ में आए। परंतु यहाँ पे उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। यानी अलग अलग लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी और उन समस्याओं से निजात पाना ही उनके लिए स्वतंत्रता थी। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने 1915 के अंदर अफ्रीका से भारत आकर के लोगों को समूह में इकट्ठा किया और एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी, यानी किसी को फायदा हो रहा था इस एकता से तो किसी को नुकसान भी हो रहा था। तो पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया, 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी। और इस अध्याय में हम 1920 के दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह, यानी 1921 से लेकर के 1930, इसका ये यहाँ से आगे का अध्ययन करेंगे। यानी 1920 से दशक से आगे का अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास शुरू हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के आसपास शुरू हुआ। तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने में किस तरह के प्रयास किए और अलग अलग सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। तो यहाँ पे एक चित्र है 6 अप्रैल 1919 राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के जुलूस, बड़े जुलूस आम बात थी। आम बात यानी ये लगभग हर दिन देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो पहला विश्व युद्ध आप सबको पता होगा 1914 में शुरू हो गया था और लगभग 1919 तक चला था। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया, नए सामाजिक समूह शामिल हुए, संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई और हम इन बदलावों को कैसे समझेंगे, क्या परिणाम हुए, तो आगे देखेंगे। तो जबरन भर्ती का अर्थ है जबरदस्ती लोगों को भर्ती करना सेना में। तो सबसे पहली बात, विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय, यानी युद्ध होगा तो हथियार आदि का निर्माण करना पड़ेगा, तो वहां पे खर्चा बढ़ा और इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और भारत में भी करों की वृद्धि की गई। सीमा शुल्क, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, आयात और निर्यात, वहां पे दूसरे देश में सामान के प्रवेश पर शुल्क लगाया जाता है, उसको सीमा शुल्क कहा गया। और आयकर यानी जितनी आय है उस पर भी कर, ये आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें, यानी महंगाई है तेजी से बढ़ रही थी और कीमतें 1913 से 18 के बीच 2 गुने हुई, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। ये भारत से सिपाहियों को लेकर के दूसरे विश्व युद्ध में ले जाया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा और जर्मनी आदि जो दूरी राष्ट्र थे उनके विरुद्ध लड़वाया जा रहा था। 1918 से 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और साथ में फ्लू की महामारी फैल गई। और 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष यानी अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे, यानी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर लोगों को उम्मीद कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो उनकी मुसीबतें भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी समय नेता सामने आया, संघर्ष का एक नया ढंग, नया तरीका पेश किया। तो अगला है सत्याग्रह का विचार। ये महात्मा गांधी जी है। जनवरी 1915 में भारत लौट आए और वो अफ्रीका से आए थे और आंदोलन के रास्ते पर चल रहे नस्लवेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। आप सबने ये सुना होगा। इस पद्धति को
सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। जिस अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। तो संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास, अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। यानी अहिंसा यदि नहीं होगी तो आज जो चीजें बांग्लादेश में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, वहाँ की सरकारें उन्हीं की जनता के द्वारा हटा दी जा रही है, तो वो अहिंसा की वजह से हो रहा है। तो गांधी जी बहुत दूरदृष्टि आदमी थे और उस वजह से उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। तो यहाँ पे चित्र है दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर। मैं आगे सीधा पढ़ रहा हूँ। गांधी जी के विचार, तो निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है और जिस शक्ति की बात की गई वो केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसे सघन सक्रियता चाहिए। आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह नाम दिया गया। तो अगला इसके बाद गांधी जी का स्टेप था वो था सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में गए। वहां पे दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। फिर 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। वहां पे फसल उनकी खराब हो गई और प्लेग की महामारी के कारण लगान चुकाने में किसान असमर्थ थे और वे चाह रहे थे कि लगान की वसूली में ढील दी जाए, यानी लगान में कमी की जाए। फिर 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। तो यहाँ पे आपको याद रखने योग्य पॉइंट है कि गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। फिर 1917 में वो बिहार के चंपारण इलाके में गए और वहां पे नील उगाने वाले जो किसान थे उनको राहत दिलवाई और उसके बाद में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की भी मदद की। और फिर 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों की भी हेल्प की। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं रोलेट एक्ट। तो यहाँ पे इन तीनों आंदोलनों में गांधी जी को कामयाबी मिली। तो यहाँ कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद, यानी विरोध हो रहा था, फिर भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। यह रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ और इसके अनुसार राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार था। तो नागरिक अवज्ञा गांधी जी चाहते थे और 6 अप्रैल को एक हड़ताल से राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन था उसे शुरू होना था। यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले जो थे हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई और व्यापक जनउबार से चिंतित हुए रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों यानी जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं पर दमन शुरू कर दिया। दमन यानी उनका नुकसान पहुंचाना, उनको हटाना। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत यानी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू दिए और जो जनरल डायर था वो अब यहाँ पे आ चुका है मैदान में। तो 13 अप्रैल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत सारे जो गांव के लोग हैं उनका वैसाखी का मेला होता है, वहां पे इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। तो काफी लोग तो सरकार द्वारा, उनको पता नहीं था कि ये जो कानून है यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है। तो लोग आए और उस कानून का विरोध कर रहे थे और ये मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है, ये बता दिया। फिर जनरल डायर वहां पहुंच गया और सारे रास्तों को बंद कर दिया और सिपाही ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में बताया सत्याग्रहियों के जहन में दहशत यानी डर और विस्मय यानी आश्चर्य का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता, यानी ताकि ऐसी हरकत पूरे भारत में कहीं और ना हो, वो ऐसा चाहता। तो हुआ उल्टा इसका। तो जैसे ही खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे लोग शहरों में सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे यानी लड़ने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला किया। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे शाही मुख सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गाँव यानी गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। इन सब फैलते देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये अभी 1919 यानी अभी ये असहयोग आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। तो फिर ये आप चित्र देख सकते हो जिसमें जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं पंजाब के अंदर। ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट, तो ये रोलेट एक्ट का एक सत्याग्रह था। वो भले ही बहुत
बड़ा आंदोलन था, परंतु बहुत ये मुख्य रूप से कस्बों और शहरों तक ही सीमित था। परंतु जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि भारत में ये और ज्यादा जन आधार यानी जनता जिसका समर्थन करे वो आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और उनको वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान जब तक एक दूसरे के नजदीक यानी एक दूसरे के समर्थक नहीं बनेंगे तब तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। और खिलाफत आंदोलन क्या है, तो विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की यानी जो तुर्की साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य, उसकी हार हो गई थी। और अफवाहें थी कि इस्लामी विश्व के नेता यानी खलीफा मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता हुआ करते थे, उन पर हार के बाद एक सख्त संधि थोपी जाएगी, यानी उनसे एक सख्त संधि यानी शर्तें स्वीकार करवाई जाएगी। फिर खलीफा की तात्कालिक यानी उसका उस समय की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली या वो पाकिस्तान का स्थापना करता ये वही है। और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तराशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो अगला है असहयोग ही। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी, तो इसमें गांधी जी ने कहा है कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और इन्हीं लोगों के सहयोग के कारण ये चल पा रहा है। यदि भारत के लोग ये सहयोग अपना वापस ले लें तो जो साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा और स्वराज यानी अपना खुद का राज वो स्थापित हो जाएगा। तो असहयोग ही इसके लिए एक अत्यंत आवश्यक था। तो असहयोग के जो चरण थे वो गांधी जी के अनुसार थे कि लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी जानी चाहिए और सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। यानी इन चीजों का बहिष्कार करेंगे तभी तो सरकार का असहयोग होगा। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। सविनय यानी नम्रता के साथ अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन न किया जाए। तो ये था इनका प्लान। और आगे 1920 की गर्मी में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे और फिर सशंकित नेता थे कांग्रेस में। और 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। आप सबको पता है अपना नुकसान कोई नहीं चाहता, तो आंदोलन में हिंसा करते थे, उनको ऐसा भय था लोगों को। और कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय ऐसा लगा कि आंदोलन समर्थन विरोधियों के बीच सहमति नहीं। आखिर जो नवंबर 1920 विधायी चुनाव होने वाले थे, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर कृति की मोहर लगा दी गई। तो यहाँ पे आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, कौन से लोगों ने हिस्सा लिया, कौन से सामाजिक समूह ने इस विचार को किस तरह समझा, यानी अलग अलग जिनका फायदा होगा उस विचार से वो गांधी जी के साथ जुड़ेंगे, बिना मतलब कि कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता। तो आगे देखते हैं। तो ये विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जा रहा है यहाँ पे और ये जुलाई के अंदर। सेकंड पॉइंट, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। ये आपको याद रखना है, असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, यानी अपनी अपनी इच्छा थी, अपनी अपनी जरूरतें थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, परंतु स्वराज का अर्थ उनके लिए अलग अलग था। जो उनकी समस्या थी उसका पूरा होना ही उनके लिए स्वराज था। तो आगे है शहरों में आंदोलन। तो शहरों में आंदोलन शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया और मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाए, इसलिए पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। यानी मद्रास में तो चुनाव हुए, बाकी जगह ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव थे उनका बहिष्कार किया गया। फिर नया शब्द है पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब ये दुकान है, ये फैक्ट्री है, दफ्तर है, उसको भीतर जाने का जो रास्ता है वो रोक दिया जाए। तो शराब की दुकानों की पिकेटिंग इसी आंदोलन में महिलाओं के द्वारा की गई थी। तो आर्थिक मोर्चे यानी जो धन का मामला है वो, तो यहाँ पे असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया ताकि लोग वहाँ अंग्रेजों का नुकसान हो, और शराब की दुकानों की पिकेटिंग और विदेशी कपड़ों की फुली जलाई जाने लगी, यानी विदेशी कपड़े जलाए जाने लगे। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आता रह गया था, यानी लोग अब विदेशी कपड़े नहीं खरीद रहे और 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ यानी लगभग आधी रह गई। बहुत सारे स्थानीय स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर